GNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं मशहूर पामिस्ट सादिक महमूद मलिक। उनसे मुलाकात के लिए लाहौर में वाक़े उनके दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। सादिक महमूद मलिक से गुफ्तगू हुई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? बचपन कैसा था? तन पे कपड़ा, पाँव में जूता और पेट में रोटी नहीं हुआ करती थी जिस घर में मैं पैदा हुआ। और फिर उसके बाद मुझे कहा गया कि इस ज़िंदगी को गुजारने के लिए, अभी मैं छोटा सा था तो मेरे वालिद मोहतरम सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हमारा मसला पढ़ाई लिखाई नहीं, तू बकरियां चारेंगा। तो मुझे बकरियां बना कर दे दी। वहाँ मुझे एक बड़ा अजीब सा हादसा हुआ। आपने रेवड़ वालों के यहाँ देखा होगा कि उनके यहाँ एक सुराही होती है जिस पर वो पंजाबी कहते हैं वहाँ दी लकड़ी नाल पानी ठंडा रहे। अब उसमें यो पानी खत्म हो गया। मुझे सख्त प्यास लगी भट्टी साहब। मैंने जब अपने दोस्तों से कहा तो उन्होंने कहा कि अब एक ही शर्त है। उन दिनों पानी की बड़ी किल्लत होती थी तो अपने जानवरों को पानी, वो एक जो छप्पड़ नहीं होता जिन्हें पंजाबी कहते हैं, उस तालाब से पिलाते थे। मैं उस छप्पड़ जिस वेले गया तो वो डडियाँ मच्छियाँ कई जमी होंगी है तो मेरे नाल दे ने कहा कि ए झग्गा उत्ते रख ते पानी पुण के पी ला। सख्त प्यास लगी सी, पानी मैं पुण के पी लिया। तो उस तो बाद इस तरह करके मैं गर्म एक रेत दा टीला सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ इस तरह करके थोड़ा जिहा आराम करन लई अपने आप ਨੂੰ ਸੁਸਤਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਫਤੂਹਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਸਲ नहीं कर सकता। और उतो मैं नसिया के घर आ गया। 7 दिन कुट खादी सूफी साहब की। बकरियां नहीं चाड़ना, स्कूल जाना। बड़ी सब स्कूल गया है, 4th जमात BTM हाई स्कूल, बड़े अच्छे तरीके होते हैं माशाल्लाह। वहाँ का मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट स्टूडेंट, KG टॉप। और 4th में मेरे 90+10 नंबर थे। 2 इनाम दिए गए। जिस वेले मैं बड़ी साहब घर आया है तो सूफी साहब ने प्राइज़ नहीं देखे कि मेरा पुत्र है क्लास जो इन्हें टॉप किया, स्कूल तो भी टॉप किया है। उन्होंने कहा बेटा साडा मसला रोटी है, असी स्कूल नहीं जाना, काम ते जाना, तो मैं तेनों पढ़ा लिखा के कोई ट्यूशन मास्टर भर्ती नहीं करवाना। स्कूल भी गया, तालीम भी गई, बकरियों का रेवड़ भी गया और गुर्बत ने फिर पीछा नहीं छोड़ा। आप एस्ट्रोलॉजी को क्यों नहीं मानते? सितारों के हवाले से जब मैं बात करता हूँ तो इसके 2 हिस्से हैं, एक एस्ट्रोनॉमी है और दूसरा एस्ट्रोलॉजी है। मैं सख्त अगेंस्ट हूँ एस्ट्रोलॉजी के जो किस्मत के हाल पढ़ने के हवाले से है, इसलिए कि मैं 4 बार इंडिया जा चुका। पहले ये कहा है कि मैं डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ देता हूँ तो आप बताएं कि इसके जेंडर क्या, लड़की है लड़का है। जब आप इसकी किस्मत का हाल पढ़ते हो तो वो किसकी किस्मत का हाल पढ़ रहे हो, बंदर है या इंसान का बच्चा है। अगर तुम्हारे पास ये जवाज़ है कि नाम, तो कुलिये कायदे में नाम नहीं होता है, इसलिए कि बच्चा पैदा होने से पहले उसके नाम नहीं रखे जाते। जब ये कानून बना था जिस पर तुम अमल कर रहे हो, अब अमेरिकन रखते हैं। फिर उसके बाद मैंने दूसरा क्वेश्चन ये रेज़ किया है कि आप जिस उस सर्कल या चार्ट के मुताबिक फैमिली जिसको हम बोलते हैं, जो एस्ट्रोनॉमिस्ट ने बनाई है, एस्ट्रोलॉजिस्ट की नहीं है, उसके मुताबिक जिस 7 घड़ी में प्राइम मिनिस्टर पैदा हुआ, उसी 7 घड़ी में अगले आने वाली में एक और प्राइम मिनिस्टर पैदा होगा। तो मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली तो आप माइक्रो सेकंड्स के हवाले से उसको ऑपरेट करवा सकते हैं 2 माह का बाद, जब जी चाहे। एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमिस्ट के बनाए गए चार्ट से मुकम्मल तौर पर यह साबित करती है कि जब आप चांद और सूरज ग्रहण के हवाले से बात करते हैं तो लाखों और करोड़ों साल की पिछली और हजारों साल की अगली जो है वो आपको बताता है कि कब चांद और सूरज ग्रहण लगेगा और माइक्रो सेकंड के हिसाब से बता रहा होता है। इसका मतलब है कि ये नजूमी चांद और सूरज ग्रहण भी अपने खाते में डालते हैं, इनका ताल्लुक सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण से नहीं है। नंबर 2, आई एम पामिस्ट, हाथ की लकीरों का इल्म के हवाले से बात करता हूँ और इसी पर मैंने सारी ज़िंदगी काम किया। न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री क्या है? न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट। मैंने जब इसको अपना प्रोफेशन बनाया तो हम फ़न दशनासी के इमाम कैरो को मानते हैं, उनको मैं फॉलो करता हूँ। उसमें 11-12 अहम अलामात हैं, बाकी हाथ की मेजर लकीरें हैं और छोटे मोटी माइनर लकीरों के बारे में बाकायदगी से उसका आगाज़, इख्तिताम और दरमियान के बारे में लिखा गया। हाथों की साख्त कबाइल के हवाले से मैंने हाथ की लकीरों नहीं बल्कि 11-12 अलामात की बजाय हाथ पर पाई जाने वाली अलामात पर काम किया, जिसमें मैंने 32 राजा योग तलाश किए, 101 गैर मामूली अलामात, नुमाइशी ख़त,
फिर आदमी के अंदर पाई जाने वाली 7 किस्म की एनर्जी, जो 5 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। वो कौन सी आपकी पेशगोई थी जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुई? बहुत ख़तरनाक सवाल किया है आपने। मैं 1996 में इमरान खान साहब से मिला, जहां आप बैठे हैं। यहाँ बुशरा बीबी मेरे पास हाथ दिखाने के लिए तशरीफ़ लाई। उन्होंने भी उनके साथ बैठे हुए एक शख्स है का पूछा, तो उन्हें बताया गया कि ये 2016 के एंड की बात है कि प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं इमरान खान। लेकिन मेरा बयानिया इतना पॉपुलर हो चुका कि मैं अब 18 में अपने बयानिए के साथ जाऊंगा। मासवाए एक आध स्क्रिप्टेड नजूमी के अलावा इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनेगा कोई पेशगोई नहीं करेगा। और ये मेरी पेशगोई 100% गलत थी। लेकिन इसका अदराक मुझे जब मैंने अपने न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस पर किया तो हो गया था कि इनके हाथ पर राजा योग पाया जाता है। तो बुशरा बेगम को बड़े अच्छे तरीके से इस बात पर मुतमईन किया और उनके साथ बैठे हुए खावर मानिका को भी बताया कि वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। शुक्र है आपके साथ कोई नहीं बैठा। आपकी कौन सी ऐसी पेशगोई थी जो गलत साबित हुई और आपको तनकीद का सामना करना? मेरी ज़िंदगी में जब ये पहली पेशगोई गलत साबित हुई तो मैं बाकायदा टेलीविज़न पर आया, पूरी कौम से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ। मेरी एक पेशगोई गलत होने के बाद मैं उस वक्त तक टेलीविज़न पर दोबारा नहीं आया जिस वक्त तक मैंने इसकी इल्मी तौजी पेश नहीं की और बाकायदगी से इसकी इल्मी तौजी पेश की और न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस लेके आया और फिर दोबारा मैं इन हूँ। बुशरा बीबी और इमरान खान का साथ कितना लंबा देख रहे हैं? ये एक ज़बरदस्त किस्म की प्राइवेसी है, इसलिए कि मैं इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहता। इन्फॉर्मेशन और पेशगोई में क्या फ़र्क है? 2007 में मैंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कहा कि आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं बना रहे, लिहाजा 2008 में इलेक्शन ले जाएं। बगैर परवेज़ मुशर्रफ की परमिशन के 2007 में रात को मैं, चौधरी परवेज़ इलाही, मेजर ताहिर सादिक और इसके बाद अल्लाह और उसका रसूल के अलावा उस कमरे में कोई नहीं था, स्टेटमेंट करवाई और 2008 में इलेक्शन ले गए। 2008 में जब इलेक्शन ले गए तो एक न्यूज़पेपर ने ये साल कैसा रहेगा के हवाले से पेशगोइयाँ करवाईं। तो मेरे कबीले के वो लोग जिन्हें हम नजूमी कहते हैं, उन सब ने बताया कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैंने कहा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि 2007 में इलेक्शन नहीं हो रहा है। मैं कभी इंफॉर्मेशन को प्रेडिक्शन नहीं मानता। जिस चीज़ की मुझे इंफॉर्मेशन हो, मुझे कई एक बार स्क्रिप्टेड पेशगोइयों की बाकायदगी से ऑफ़र हुई और मैंने स्क्रिप्टेड पेशगोइयाँ बोलने से इनकार कर दिया। तकरीबन 34 साल से लोगों के हाथ देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा किस्मत का धनी हाथ किसका था और सबसे ज़्यादा मनहूस हाथ किसका था? सबसे ज़्यादा किस्मत का धनी हाथ मैंने उसे पाया जिसने अपने रब से ये दुआ की कि मेरे मालिक, मेरे वसाइल हमेशा मेरे मसाइल से ज़्यादा रहें। इतना नहीं मांगा संभालना मुश्किल हो जाए। वो दुनिया का खूबसूरत इंतहाई बहुत बड़ा आदमी है जिसको फिर ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं आती। और सबसे ज़्यादा मनहूस हाथ किसका था? वो जिसके हमेशा बेशक अरबपति हो और उसके मसाइल ज़्यादा और वसाइल कम। कोई ऐसा हाथ भी होता है कि एट द सेम टाइम वो बहुत लकी भी हो और उसके साथ साथ वो एकदम पाताल में गिर जाए? बेशुमार दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अरूज व इर्तिका की मनाजिल तय करते हैं और उनके जन्म से पहले ही मेरे मालिक ने उनके हाथ पर इस तरह की लकीरें बनाई होती। बेशुमार लोगों को मैंने डूबते देखा कि अरूज बज़वाल हस्त। दुनिया में मसवा उस शख्स के जो कमाता खाता और मर जाता है और दुनिया में उसको कोई एडवेंचर करने को नहीं मिलता, वो दुनिया का बदनसीब इंसान है। आप एक्टर भी रहे, डायरेक्टर भी रहे, ड्रामा नवीस भी रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए। क्या अपने हाथों की लकीरों के बारे में मालूम था आपको? मैं ये समझता हूँ कि एक झुग्गी नशीन जो बूरेवाला से निकला और उस झुग्गी नशीन ने बूरेवाला से निकलकर इस लाहौर में पहुँचने के बाद न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस बनाए, तो जिस तरह से मैं कैरो को बाईपास नहीं कर सका, इस तरह से मुझे कोई बाईपास नहीं कर सकेगा। अगर इसको नाकामी कहते हैं तो मैं हर शख्स के लिए दुआ गो हूँ उसको ऐसी ही नाकामी मिले। आपके पास सियासतदान, कारोबारी अफराद, एक्टर्स, खिलाड़ी और दीगर बहुत से शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते होंगे, वो आपसे किस किस्म के सवाल करते हैं?
मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ कि राजा परवेज़ अशरफ साहब जब ज़ेर अताब थे तो मेरे पास है, उन्होंने टेलीफ़ोन किया कि मिलना चाहता हूँ, तो मैंने कहा कि अगले हफ्ते मिलेगी। तब वो आईटी के मिनिस्टर, जब वो तशरीफ़ लाए तो मैंने हैंड प्रिंट लिए। तो हैंड प्रिंट लेने के बाद मुझे पता था कि ये पूछेंगे कि मेरे रेंडल पावर केस का क्या बनेगा। तो मैंने उन्हें कहा कि कांग्रेचुलेशन, आप प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। किसी मशहूर शख्सियत के साथ कोई ऐसा दिलचस्प वाक़या पेश आया हो जो आपको आज भी याद हो? मेरे जहन में इमरान खान की शख्सियत बहुत बड़ी, भारी भरकम और हैवी शख्सियत थी। जब मैं उनको मिलने के लिए गया तो बहुत सारी लड़कियां वहाँ मौजूद थी, तो उनको पता चला कि हाथ देखने वाला आया है, तो एक जमघटा सा लग गया। जवानी के दिन थे, महसूस हो रहा था कि अंधों में काना राजा आ गया। और जब खान साहब आए तो खान साहब ने ये देखते ही मैं उठ के खड़ा हो गया तो कहा कि बहुत सारे लोग इस प्रोफेशन में लड़कियों में दिलचस्पी की वजह से आते हैं। मैंने कहा कि क्रिकेट में भी बहुत सारे लोगों की बनती है जिस तरह से आपकी बनती है। आए आपके हाथ देखते हैं तो फिर बताता हूँ कि आपका मुस्तकबिल क्या कहता है। तो इस तरह के वाक़यात, दिलचस्पियाँ लोगों के साथ चलती रहती हैं। आपने उस वक्त उन्हें क्या क्या बताया? उस वक्त मैंने जो पहले अर्ज़ किया कि किंग मेकर ही बताया, चूँकि उस वक्त के लॉज के मुताबिक चूँकि 32 राजा योग नहीं पढ़े जाते थे, तो उन 32 राजा योग में से उनके हाथ पर पाए जाने वाले योग को उठा लें तो आज फिर वही किंग मेकर का हाथ नज़र आएगा, किंग का नज़र नहीं आएगा। यानी आपका मतलब ये है कि इमरान खान साहब अब दोबारा वज़ीर आज़म बनते नज़र नहीं आते? पूरी गुफ्तगू में किसी जगह लफ्ज़ मैंने ये इस्तेमाल नहीं किया, अपने खुद से नताइज अख़ज़ कर। ऑफिस से रवाना हुए। किस्मत का हाल जानने के लिए दीगर ममालिक से लोग भी रब्ता करते हैं आपसे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बेशुमार मुल्कों में सफ़र कर चुका और बेशुमार लोगों से मिलता रहा। और 5 साल तक मैंने अपना होम टाउन दुबई बनाया हुआ था, सिर्फ़ इसलिए कि बाहर से आने वाले लोग जो थे, जो मेरे से टाइम करते थे, उनको जो थोड़ा टाइम मिलने के लिए, रहने के लिए मिलता था, तो मेरे से मुलाकात का एक सबब बन जाता था। और बहुत ज़्यादा अरसा वहाँ गुजारने की बुनियादी वजह भी यही थी कि मैं बेशुमार मुल्कों में लोगों को देखूं। मैं 4 दफ़ा इंडिया गया हूँ। तो इंडिया जाने का मकसद ये था कि वहाँ स्टार और सुपरस्टार और स्टार को बहुत मानते हैं। इसका मतलब है कि वहाँ फ़ैन क्लब बहुत है, जो पाकिस्तान में नहीं। साठ सती क्या चीज़ होती है? साठ सती नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये एक मफरूज़ा है। जब हाथ देखते हैं तो मैं तकरीबन 3.5 लाख के लगभग हाथ देख चुका। तो किसी हाथ पर मुसलसल यके बाद दीगरे 7-7.5 साल की, ये 60 सदी कहते हैं, 7.5 साल की, तो किसी हाथ पर निकल आता है 8 साल भी, 10 साल भी निकल आते हैं। तो ये 7.5 साल का एक जो पैराग्राफ बोलते हैं ना, ये कभी मुसलसल नहीं देखा। मलिक साहब, ये जो हम अक्सर अखबारात में देखते हैं कि एक सेक्शन बाकायदा मुख्तस किया गया होता है कि आपका आज का दिन कैसा गुजरेगा, इसी तरह कुछ मैगजीन्स हैं जो ये बताते हैं कि आपका ये महीना कैसा गुजरेगा। तो इस तरह की जो जेनेरिक स्टेटमेंट होती हैं, क्या इनमें कोई हकीकत होती है या सिर्फ ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, उल्लू बनाया जाता है? जी, बहुत बड़ा पब्लिशर्स अदारा है। तमाम सहाफ़ी बनकर उस वक्त वहाँ पहुँचते हैं जब बहुत बड़े सहाफ़ी बन चुके होते हैं। उन्होंने ये शुरू किया था, ये हफ़्ता कैसा रहेगा, और 52 हफ़्ते लिखवा कर रख लिए थे। आज भी उनके मैगज़ीन उठाकर देख लें तो हर साल 7वें हफ़्ते का वही मिलेगा आपको जो आज से 25 साल पहले मिला था। दर्स बड़े मियाँ आए और अपने वालिद सूफ़ी सरदार और वालिदा बेगम सरदार के इसाले सवाब के लिए फातिहा पढ़ी।
शाम के वक्त वॉक के लिए बागे जिना आए। सादिक महमूद मलिक से मुस्तकबिल की पेशगोइयों पर भी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? हाथों को देखने के बाद पता चलता है कि इनफरादी तौर पर तरक्की करते हैं, इज्तिमाई तौर पर तरक्की करने की एजुकेशन ही नहीं है यहाँ। जितने भी मैंने 3.5 लाख के लगभग हाथ देखे पाकिस्तानियों में, और बड़ी मज़े की बात है कि मैंने 70% पाकिस्तान के पॉलिटिशियन के हाथ देखे, इंक्लूडेड कई एक प्राइम मिनिस्टर्स। आज तक किसी ने नहीं ये पूछा कि इस मुल्क का क्या बनेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ लोग इनफरादी तौर पर तरक्की करते हैं, इज्तिमाई तौर पर तरक्की करने का शऊर ही नहीं दिया गया। मुस्तकबिल में किन सियासतदानों के सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं? बहुत बड़ी तब्दीली आने को है। वो इस बात को ज़ाहिर करती है कि तीसरी इनिंग्स जो है वो अब खेली जाएगी, जो मखलूत मुआशरे से मुतल्लिक है, और उसमें नए नए चेहरे मुतारफ़ होते चले जाएंगे। वल्लाह आलम बिस्वाब। यानी आपको मखलूत हुकूमत ही आइंदा हुकूमत बनाती नज़र आ रही है? आप कह सकते हैं, बड़ी तसल्ली से ये बात कह सकते हैं। इमरान खान का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? क्या वो दोबारा वज़ीर आज़म बन पाएंगे? 2018 में मैंने एक उनके बारे में स्लोगन दिया था कि वो इस तरह से खेलेंगे जिस तरह से 5 रोज़ा टेस्ट मैच। उन्होंने बैटिंग भी अच्छी की, अपनी बॉलिंग के जितने भी ओवर थे पूरे कर लिए। अब कुछ अर्सा के लिए फील्डिंग करेंगे। इमरान खान के नए आर्मी चीफ के साथ ताल्लुकात कैसे रहेंगे? नए आर्मी चीफ जो हैं, मैं उन्हें ज़ाती तौर पर जानता हूँ। 8 नवंबर 2020 को जब मैं मिला तो उन्हें कहा कि आपको मुबारक हो, आप चीफ ऑफ आर्मी बन रहे हैं, और उन्हें इस बात का यकीन नहीं आता था, इसलिए कि उन्होंने मुझे फरमाया कि मेरे हाथों के बारे में जो आपने जाना, 3 स्टार जनरल तक तो बात दुरुस्त, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी बनने की बात जो है वो इसलिए नहीं कि मेरी रिटायरमेंट बाजवा साहब से पहले हो रही है। तो मैंने कहा जी मैं हाथों की लकीरों के साथ जाऊंगा। क्यों? इसलिए कि आपके हाथ पर 2 राजा योग पाए जाते, और जिन हाथों पर राजा योग पाया जाए वो अपने डिपार्टमेंट के इंतहाई गैर मामूली और अहम ओहदों पर फाइज होते हैं। वल्लाह आलम बिस्वाब। बुशा बीबी और उनके साबिक शौहर खावर मानिका जब आपके पास आए तो उन्होंने आपसे क्या सवाल किए थे? उन्होंने अपने हाथ दिखाए और उसके बाद उनका एक ही सवाल था कि क्या इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे, और उसका जवाब मैंने बड़ी तसल्ली से दिया कि मैं 1996 में फ़र्स्ट टाइम खान साहब से मिला, और तब मेरा एक स्लोगन था किंग मेकर का, और मेरा अभी तक किंग मेकर का चल रहा है, लेकिन मैं आपको पूरे यकीन से कह रहा हूं कि वो किंग बन रहे हैं। ये मैंने सिंपल सा जवाब दिया। नवाज शरीफ वापस आएंगे या नहीं? जब आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं तो एक बात याद रखिएगा, मंझे हुए सियासतदान हैं। मियां फैमिली अपने तरीक़ेकार के तहत पॉलिटिक्स करती है, कर रही है, और कुछ अरसे तक करती रहेगी। वल्लाह आलम बिस्वाब। क्या नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बन सकते हैं? मैं दुआ गो हूँ। यानी आपको नहीं लगता कि वो वज़ीर आज़म? मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं किया कि नहीं लगता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि 2025 में एक मखलूत मुआशरा कायम होने जा रहा है। तब तक सियासी अफरा तफरी का दौर है, और इस सियासी अफरा तफरी ने इसी तरह से रहना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं मखसूस नाम लूँगा तो वो बनते नहीं हैं। पाकिस्तानी सियासत में शरीफ फैमिली का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? जिस तरह से मैंने पहले गुजारिश की कि 2025 के बाद एक मखलूत मुआशरा तश्कील होने पाने जा रहा है, तो फिर उसके बाद निज़ाम की तब्दीली के अमल से गुज़रता हुआ दिखाई देता है, जिसकी बुनियाद रखी जा चुकी, और अब यहाँ निज़ाम की तब्दीली के आसार पैदा हो चुके। वल्लाह आलम बिस्वाब। ये जिस निज़ाम की तब्दीली की आप बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा या नुकसानदेह? पाकिस्तान में लोग पहले इनफरादी तौर पर तरक्की करते थे। जब ये तीसरा स्पेल शुरू होगा तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि लोग इनफरादी तौर पर नहीं बल्कि इज्तिमाई तौर पर तरक्की करेंगे। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास ख़त्म होने जा रही है। यहाँ सिर्फ एलीट क्लास, और फिर 2025 के बाद वो चंद एक लोग जिन्हें कहते हैं
बहुत सारी एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, वो और एक दर्जा नीचे आने के बाद सुख की बांसुरी बजाएंगे, सुबह काम पे जाएंगे, शाम को कमा के लाएंगे, खाएंगे, ऐश करेंगे। ये 3 मरले के एक घर में रहने के बाद दूसरा 3 मरले का घर जो है, उस घर को बनाने में अपनी पूरी नस्ल की एजुकेशन और अपने आप को तबाह नहीं करेंगे। 2025 में बहुत ज़्यादा मुआशरा तब्दील होने जा रहा है। पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? यस, पाकिस्तान का अगले वज़ीर आज़म सियासी अफरा तफरी और बेचैनी इस बात को ज़ाहिर करती है कि अभी इंतखाबात इतनी नज़दीक नहीं जितना नज़दीक आप समझ रहे हैं। PDM का इत्तेहाद मज़ीद कितना अरसा और चल सकता है? मुझे अच्छी तरह से याद है कि मुझे आफ्ताब शेरपाव ने बुलाया और कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वरीड हैं कि नवाबज़ादा नसरुल्लाह कोई नया इत्तेहाद न बना लें जिसकी वजह से हमारी मुद्दत पूरी ना हो। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे एक दिन दें, मैं लाहौर जाकर आपको बड़ी तफसील से बात करूँगा। फिर मैंने उन्हें लिख कर भेजा जो अब भी उनके पास मौजूद होना चाहिए और होगा कि नवाबज़ादा नसरुल्लाह को आप ऑफ़र कीजिएगा, वो किसी भी जगह एडजस्टमेंट होने के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार पाएंगे। और उन्होंने कश्मीर कमेटी की ऑफ़र की, नवाब साहब ने वसूल की, और इसके बाद एक पीर का कहा था कि नजराने ज़िंदाबाद, उनके भी नजराने ज़िंदाबाद हुए, लेकिन साथ एक लफ्ज़ लिखा था कि इत्तेहादों की पाकिस्तान में सियासत ख़त्म होने के बावजूद भी नसीब अपना इसका मतलब है कि इत्तेहादों की वजह से लोग नहीं जाते, नसीब की वजह से जाते हैं। परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात आइंदा इकट्ठे चलेंगे? अब उनके भाइयों के हवाले से बात करना ज़रा थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं बहैसियत लाई के 1988 से 2008 तक बहुत कुर्बत में रहा। मेरा ख्याल है कि अब सालक हुसैन और मोनस इलाही अपनी अपनी इनिंग्स खेलेंगे। मोनस इलाही क्या आपको वज़ीर आला पंजाब बनते दिखाई देते हैं? मोनस इलाही के बारे में बहुत पेशगोइयाँ मेरी चल चुकी कि वो प्राइम मिनिस्टर तो बनते दिखाई नहीं देते, बल्कि इस तरह से मैं बता दूं कि मुझे एक दिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ बैठा हुआ था, तो वो फरमाने लगे कि यार जहाज़ में एक शख्स ने आकर ये बात कही, तो मैंने कहा जी मैं हाथ देखकर बता रहा हूँ। अब उनके चीफ मिनिस्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल करने में कोई मज़ायका नहीं। परवेज़ इलाही और इमरान खान क्या आपको आगे साथ चलते हुए नज़र आते हैं? एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं चल सकती। खान साहब का एक अपना मिजाज है और चौधरी साहब का एक अपना मिजाज। खान साहब के हाथ पर हार्ट लाइन जो है ये माउंट ऑफ जुपिटर से निकलती है और ऐसी लकीर वाले अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। खान साहब के बारे में अगर कोई सियासी या इर्द गिर्द के माहौल के हवाले से पेशगोई करता है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। क्यों? यहाँ से निकलने वाली दिल की लकीर के मालिक इंसान जो हैं वो दिल का कहा मानते हैं, दिमाग से काम कम लेते हैं। क्या इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? इमरान खान साहब को इस बात से कोई गर्ज नहीं, उनके हाथ पर मुकद्दर की लकीर जो है बारहा मरतबा टूटती है। फिर उसके बाद 6 के 6 उभार नुमाया है जिसे राजा योग कहते हैं। उसके बाद उनके माउंट ऑफ जुपिटर पर भी राजा योग है। तीसरी बात माउंट ऑफ वीनस बहुत अच्छा है जिसकी वजह से ख्वातीन उनकी तरफ राग़ब होती हैं। चौथी जो हार्ट लाइन बताई, इसका दूसरा जब आंसर देखते हैं तो वो भी इस बात को ज़ाहिर करता है कि ऐसे लोगों में पैदाइशी एतबार से अपोजिट सेक्स के लिए जिनसी कशिश पाई जाती है जिसकी बुनियाद पर वो किसी भी उम्र से ताल्लुक़ रखता हो। अगर ये अलामत किसी भी हाथ पर हो तो बूढ़ा भी हो जाए तो फिर भी अपोजिट सेक्स उसकी तरफ मुतवज्जो होती है। जो केसेस चल रहे हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, उन्हें सज़ा हो जाएगी? क्या वो जेल जाएंगे? अच्छा, जब जेल जाने की बात करते हैं और सज़ा की बात करते हैं तो इसके लिए जिनके हार्ट लाइन माउंट ऑफ जुपिटर पर जाती है उसके लिए बड़े जतन करते हैं और आखिरी हद तक जेल जाने से बचेंगे। बचने के लिए 1000 जतन करेंगे। अगर टेलीविज़न पर आकर कहते हैं कि मैं जेल जाने से नहीं डरता तो मैं नहीं मानता। मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो में से कौन पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेगा? तरह से मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो पॉलिटिक्स करते रहे थे, इसी तरह से पॉलिटिक्स करेंगे और कमाल की पॉलिटिक्स करेंगे। PTI का मुस्तकबिल क्या नज़र आता है? PTI बुनियादी तौर पर एक बात याद रखिएगा कि यहाँ इंतहाई माफ़ी के साथ और पब्लिक से भी माफ़ी के साथ हर एक शख्स की डोरें कहीं ना कहीं से हिलती हैं। उनकी भी डोर कहीं ना कहीं से हिलती है और बमारफत महंगा दुकानदार हिलती है और महंगे दुकानदार के पास सभी हुक्मरान जाते हैं। अगर कोई ऐसी प्रपोजिशन बनती है कि इमरान खान साहब PTI की चेयरमैनशिप से हट जाते हैं तो क्या उसके बाद
पीटीआई अपना वजूद बरकरार रख पाएगी? जब आप पीटीआई की बात करते हैं तो यहाँ मैं इंतहाई माजरत के साथ भट्टी साहब बात करूँगा कि पीटीआई में लोग समझते हैं कि पीटीआई इमरान खान का नाम है। मैंने आपको बताया कि ये जितने भी लोग आते हैं बमारफत महंगा दुकानदार आते हैं, तो इससे अगला कौन होगा उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता वाला आलम साहब, और वो पर तोल रहा है, रिटायरमेंट उसकी हो चुकी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। क्या आसिफ अली जरदारी दोबारा किसी बड़े ओहदे पर नजर आते दिखाई देते हैं? आसिफ अली जरदारी अपनी इनिंग्स पूरी कर चुके, अल्लाह हाफ़िज़। शहबाज शरीफ के सितारे क्या कहते हैं? शहबाज शरीफ आखिरी और बड़ी खूबसूरत किस्म की अपने ताईं इनिंग्स खेल रहे हैं। इसके बाद रावी लिखता है सब चैन है। मौलाना फजलुर रहमान की किस्मत में वजीर आजम बनना लिखा है या नहीं? तो हमें छेड़खानियाँ करना चंगा नहीं लगता भट्टी साहब। तो आपको मौलाना फजलुर रहमान अच्छे लगते हैं या नहीं लगते? ना, मौलाना फजलुर रहमान नहीं बल्कि मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह का भी बड़ा परस्तार था। जब वो बूरेवाला में मेरे शहर एक दर्स है देवबंद, वहाँ साल बाद जाया करते थे, तो बाकायदगी से उनको सुनने के लिए जाता था। तो इसका मतलब है कि मौलाना साहब से मेरा कोई ऐसा नेगेटिव राय रखने का ताल्लुक वास्ता नहीं है, उनके वालिद मोहतरम से भी पॉजिटिव था। वल्लाह आलम साहब। तो आप इनको वजीर आजम क्यों नहीं देखना चाहते थे? तो आप ज़बरदस्ती बनाना चाहते हैं तो कह देते हैं। जुनैद सफदर की सियासत में एंट्री होती देख रहे हैं? जब आप जुनैद सफदर की बात करते हैं तो जुनैद सफदर भी इसी तरह से एक गरीब आदमी का बेटा है, जिस तरह से मैं गरीब आदमी था, अब भी गरीब हूँ। उसके लिए तो मैं दिल की अथाह गहराइयों से वाक़फ़ हूँ। और मेरे एक दोस्त के हवाले से कैप्टन साहब के बड़े भाई वक़ार, उनके साथ बड़े मोहब्बत के रिश्ते थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें। और इनके आबाई घर में भी बाकायदगी से एक दो मरतबा गया हूँ। आसिफा भुट्टो पीपल्स पार्टी की इलेक्शन कैंपेन में सामने आएंगी? इलेक्शन कैंपेन में सामने आएंगी, ये बात मुझे ख़ास रेफरेंस से पूछवाई गई थी, तो मैंने उन्हें जवाब दिया था कि आसिफ अली जरदारी बहुत समझदार आदमी हैं, अपने घर आई हुई वलायत किसी दूसरे घर को मुंतकिल करना पसंद नहीं करेंगे। क्या काफ लीग और पीटीआई का इत्तेहाद अगली हुकूमत तक कायम रहेगा? काफ लीग को जहाँ कहा जाएगा वहाँ चली जाएगी। और कहेगा कौन? महंगा दुकानदार? महंगे दुकानदार ने ही कहना है तो उन्होंने जाना है ना जी। और वो क्या कहेंगे? वो महंगे दुकानदार जो है बहुत सोच समझ कर चलते हैं, उन्हें पता है कि कब किस वक्त और किस तरह से कहना। और दूसरी बात यह है कि चौधरी साहबान की जो सियासत है ना, वो पाकिस्तानी सियासतदानों से बड़ी मुख्तलिफ, वो बड़ी रवादारी की सियासत करते हैं। पाकिस्तान पर आजकल डिफ़ॉल्ट के ख़तरात मंडला रहे हैं। क्या पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट हो जाएगा या बच जाएगा और तरक्की करेगा? कल भी पाकिस्तानी सोते थे, खाकर सोते थे और खुशहाल थे। ये जितना भी 74 वर्ष में पाकिस्तान तरक्की करता है ना, इसका फ्रूट ऊपर वाली रजीम खाती है, गरीब तक नहीं पहुंचता। ऊपर पाकिस्तान को क्या हो रहा है, इसका भी प्रॉब्लम जो है ऊपर वाली रजीम को होगा। उनके भाव ताव में कमी आएगी, नीचे वाले उसी तरह से खाते रहेंगे जिस तरह से खाते हैं। जनरल फैज़ हमीद की सियासत में एंट्री होगी या नहीं? क्योंकि उनके हाथ पर भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा कि राजा योग पाया जाता है। और जब मैं फर्स्ट टाइम उनको मिला था, 2018 के इंतखाबात हो रहे थे, तो तब मेरा ख्याल था। लेकिन फिर उसके बाद मुझे डबल राजा योग वालों से जब मुलाकात हुई तो फिर मेरे ख्यालात में तब्दीली आई। चूँकि मैं हाथ की लकीरों का तालिब इल्म हूँ, सियासी पेशगोइयाँ नहीं करता। क्या जनरल बाजवा गुमनामी में चले जाएंगे या दोबारा किसी अहम ओहदे पर नज़र आते दिखाई दे रहे हैं? तो बाजवा साहब के हाथ पर 3 मुकद्दर की लकीरें हैं। चूँकि वो रिटायर्ड हो चुके तो अब मैं बात कर सकता हूँ। उसमें से एक मुकद्दर की लकीर टूटी है, 2 उसी तरह से जोबन पे हैं जिस तरह से पहले से थी। अपने दोस्त मोहम्मद नदीम भट्ट से मुलाकात के लिए बहरिया टाउन के लिए रवाना हुए। मोहम्मद नदीम भट्ट के घर पहुंचे तो नदीम भट्ट ने अपने दोस्त शेख सुहेल, शेख काशिफ और चौधरी नदीम के हमरा घर पर इस्तकबाल किया। मलिक साहब,
ज़रा दोस्तों का तारुफ तो करवाएं ना जी। मेरे बहुत ही बीबे दोस्त नदीम भट्ट साहब। भट्ट साहब, ये जो आपने महफिल सजाई हुई है, जो मलिक साहब को मिलने के लिए आए हुए हैं, उनका भी तो तारुफ करवाएं ना। मैं ज़रूर कराता हूँ मलिक साहब का तारुफ। ये शेख काशिफ हैं, मेरे दोस्त, बेस्ट फ्रेंड हैं। और ये अपना शेख सुहेल साहब हैं, ये भी बेस्ट फ्रेंड हैं। वो चौधरी साहब हैं, हमारे बड़े प्यारे दोस्त। और ये आपको डिनर पे इनवाइट किया हुआ हमने, तो आपकी मोहब्बत है कि आप आए हमारे पास। सादक साहब के एजाज़ में जनाब हमने ये डिनर रखा हुआ। लेकिन इस प्यारी सी बेटी का तारुफ करवाए ना, जिसको हम टीवी पे तो देखते रहते हैं। ये आज मुलाकात भी हो गई है। ये मेरी प्यारी बेटी है दुआ भट्ट। दुआ भट्ट, आपका तो स्कूल जाने को दिल भी नहीं करता वैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तो गलत बात है। स्कूल इंसान के लिए एक अहम चीज़ है। जो इल्म हासिल बंदा करेगा तो उसे रोशनी मिलेगी, आगे उसके लिए काम आएगी। अगर वो नहीं जाएगा तो उसका खुद का लॉस होगा, वो इम्तिहान में खुद फेल होगा। मैंने पहला बच्चा देखा है जिसे स्कूल जाने का इतना ज़्यादा शौक होता है। शौक होना भी चाहिए, आगे काम आता है। आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें कौन सिखाता है? इल्म। मैंने कहा पता नहीं बाबा सिखाते हैं। नहीं, बाबा तो सिखाते हैं। हाँ। लेकिन इल्म एक चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ें समझाती है, कॉन्फिडेंस देती है। इतनी छोटी सी बच्ची इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेती है? बुक्स पढ़ती हैं या इंटरनेट से रिसर्च करती हैं? टीचर्स आपको बताती हैं? टीचर्स बताती हैं, मामा नहीं बताती? नहीं, मम्मा तो बताती हैं। जो मेरी टीचर हैं वो मुझे ज़्यादा गाइड करती हैं ना, यानी कि पढ़ाई में भी, रीडिंग में भी। आई लाइक बुक्स, जैसा कि नॉवेल्स हो गए, इस तरह के। कौन कौन से नॉवल पढ़ती हैं? अभी तो छोड़ा हुआ है, इंशाल्लाह अगली बार पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे। क्योंकि अभी मेरे 1 वीक रह गया, उसके बाद फिर मेरे फाइनल टर्म्स है, फिर मैंने 8 में चली जाना। अच्छा जी। लेकिन आप बातें तो आप 10th वाली कर रही हैं। नहीं, अभी मैं 7th में 8 पे जाना है। सादिक मलिक साहब को कितने अरसे से जानते हैं और इनसे किस किस्म की रहनुमाई तलब करते हैं? सर, इनको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही जाने हुए माशाल्लाह टॉप क्लास बंदे हैं। केमिस्ट्री में बड़ा नाम है माशाल्लाह इनका, और ये जानी पहचानी शख्सियत है। तो इनके जो एनालिसिस इनको कह सकते हैं वो बड़े परफेक्ट अभी साबित हुए। उसमें आसिम साहब जैसे आपको पता है आए हैं हमारे नए जनरल साहब, ये 2 साल पहले पेशन गोई थी इनकी, तो इसके लिए मैं तो इनका बड़ा मदाह हूँ। सादिक मलिक साहब मुल्क के जानी पहचानी शख्सियत, नंबर 1 पॉमिस्ट। नंबर 1 कहना भी नहीं चाहिए, नंबर 1 तो वो होगा जो किसी रेस में है। ये किसी रेस में नहीं है, रोशन सितारा है। क्योंकि हमने देखा है कि जो कुछ ये कहते हैं तो बाद में वही चीज़ें दूसरे चैनल्स पे दूसरे लोग आके 19-20 करके अपना वर्जन पेश कर रहे होते हैं, जो हमने महसूस किया है। मेरा जी मलिक साहब से 12 साल का रिलेशन है, और मेरे तो जब से इनसे मेरा रिलेशन बना है तब से मेरे फ्यूचर की, मेरे बिजनेस की, मेरी लाइफ की सारी काउंसलिंग कैरियर अल्लाह के फजल से इन्हीं से ही हो रही है। लॉज ऑफ पामिस्ट्री जो मुतारिफ ही इनसे हुए हैं, तो वो इस वक्त वर्ल्ड में टॉप 1 पे हैं। तो हमारी ये तो मलिक साहब तो पता है पाकिस्तान के कायरों में ये, और बड़ी रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं ये, तो इनसे तो हम लोग प्रेडिक्शंस लेते हैं। हालात मुल्क के आपको भी पता है क्या है और हम लोग को भी पता है, तो परेशानी हर तरफ है, तो इनकी तरफ से कोई पॉजिटिव साइंस हमें मिलते हैं। साहब, आपका माशाल्लाह बिजनेस खासा फैला हुआ है। जी जी। तो क्या उसके बारे में भी आप इनसे रहनुमाई लेते हैं कि कब हमें शुरू करना चाहिए, कोई नया वेंचर कब स्टार्ट करना चाहिए? क्या इस किस्म की अपने घर वालों के लिए, अपने लिए कोई इस तरह की इनसे रहनुमाई लेते हैं? जी, काफ़ी मरतबा रहनुमाई ली है इनसे, कारोबार के बारे में ख़ास तौर के ऊपर। कभी ऊंच नीच होती है तो वो इनसे हम मशवरा ले लेते हैं, फिर वो हमें बता देते हैं कि भट्ट साहब ये काम करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा यूरोप के दर्जा ना कायरो, तो ये हमारे पूरे पाकिस्तान के कायरो हैं। दोस्तों के हमरा रात का खाना खाया। सादिक महमूद मलिक से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। 2022 में शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की तलाक की खबरें खासी इन रहीं, मगर दोनों ने अभी तक न तरदीद की है न तायीद की है। इस हवाले से उनके सितारे क्या कहते हैं? सानिया और इनके दरमियान उम्र का जो हिस्सा चल रहा है
ये बनता है एज ऑफ आई थिंक 42, तो इस उम्र के हिस्से में दोनों में अलहदगी हो जाती है। ये 12 साल पहले की पेश गोई है। क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के सितारे क्या कहते हैं? अच्छा जी, इस तरह से है कि बाबर आजम का मैंने हैंड प्रिंट तो नहीं देखा, लेकिन वो एक कैम प्रिंट कहते हैं। उस हवाले से ये मैं कह सकता हूँ कि खुश नसीब आदमी। शादी कब होगी इसकी? जब लफ्ज़ शादी का इस्तेमाल करते हैं तो बाबर आजम का तो पहले एक वो चलता भी रहा है कि किसी ने उसको पाला, तो अब उसकी शादी के बारे में क्या कहा जाए। मायरा खान, महवी शजात, सबा कमर, इनके सितारे। अब मायरा खान को माइनस कर दें, मौला जट सुपर डुपर होने के बावजूद महवा शजात का मुस्तकबिल ताबनाक दिखाई देता है, और सबा कमर भी अपने आप को लाइक वीना मलिक मनवाने में कामयाब हो जाएगी और आगे चलकर उसके स्कैंडल बनते हुए दिखाई देते हैं। और वीना मलिक के बारे में क्या कहते हैं? उसके हाथ पर दिल दिमाग की टूटी हुई लकीरें कभी भी सुधर जाने का पता नहीं देती। 2023 में पाक भारत ताल्लुकात में कोई बेहतरी आने का इम्कान है? इस तरह से है कि मेरा आर्मी चीफ ठोक के रखेगा जिस तरह से ठोक के रखने का हक होता है। जहांगीर तरीन और अलीम खान का मुस्तकबिल क्या देख? अच्छा, जहांगीर तरीन के बारे में इस तरह से है कि मैंने बाकायदगी से शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के रेफरेंस से जो बात मैं करूँगा वो ऑन द रिकॉर्ड है कि इनसे मैंने जहांगीर तरीन से कहा, जो मेरी फेसबुक पर भी मौजूद है, कि शाह महमूद कुरैशी आपसे ऐसा हाथ करेगा कि हाथ लगाते रह जाएंगे। इसलिए कि शाह महमूद कुरैशी के हाथ पर दिल दिमाग की एक लकीर है, और दिल दिमाग की एक लकीर वालों के साथ जब आप कोई भी भाव ताव करते हैं तो 100 साल गुजर जाने के बाद भी खसारा उसका होता है जिसकी 2 लकीरें। एक लकीर वाले को कभी खसारा नहीं होता। और फिर जहांगीर तरीन को तो हुआ। अब आइए अलीम खान के बारे में। अलीम खान से जब मैं मिलने के लिए गया नहीं बल्कि भेजा गया, और मैंने आकर कहा कि वो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब नहीं बन सकते, वल्लाह आलम बिस्वाब। मैं 6 बार उनके पास कहने के बावजूद नहीं गया कि उनका हाथ देखकर क्या मैं उनको कहूं कि आप चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। फिर उसके बाद बिहाइंड ऑफ स्क्रीन जो चल रहा है उसके बारे में भी थोड़ा सा बाखबर हूँ, लेकिन मुस्तकबिल के हवाले से जो उनको बताया गया था तब एज ऑफ 51.5 टू उम्र के इस हिस्से तक सन 2021 और 22 बनता है, जिसमें वो अरबों डॉलर कमाते हैं, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं। दुनिया के खुशनसीब 3 इंसान है अलीम खान। हमजा शहबाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या दे? उनके बारे में बाकायदगी से एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था पंजाब के हवाले से। एक अपना छोटा सा रोल प्ले करेंगे, और ये 10 साल पहले का क्लिप नहीं, 5 साल पहले का क्लिप था, और मुस्तकबिल के बड़े आदमी हैं। क्या मुस्तकबिल में पार्टी की बागडोर संभालेंगे? वो भी मुझे हाथ दिखाने से थोड़े से गुरेजा हैं, क्यों ये मैं नहीं जानता। क्या दोबारा वज़ीर आला पंजाब बनते दिखाई देते हैं? मैं दुआ गो हूँ, वज़ीर आला पंजाब बनना कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है उनके लिए। 2023 का लकी नंबर, लकी पत्थर और रंग कौन सा होगा? रंगों के हवाले से एक बात याद रखिएगा, रंगों से किस्मत नहीं बदली जा सकती, इस बात को याद रखिए। नंबर 2, पत्थर से अगर किस्मत बदली जा सकती तो वो बेचारा जो बाहर बैठा हुआ है ना हर किस्म के पत्थर लगाकर, सबसे पहले वो अपनी किस्मत बदलता। 2 तरह की तकदीरें होती हैं, एक तकदीर मुअल्लक और एक तकदीर मुक़य्यद। जो किस्मत में लिखा गया ये बदलता नहीं, लकीरें इंसान के ताबे हैं, इंसान लकीरों के ताबे नहीं। कभी अपना हाथ या जायचा देखा और कोई सदमा या बुरी खबर का साइन मिला हो तो क्या करते? मैंने जब पहली मर्तबा एक दशनास को हाथ दिखाया तो उसने मुझे कहा कि तुम MNA MPA बन जाओगे। 1988 में मैंने कोशिश की इलेक्शन लड़ने की। 90 में मैंने बाकायदगी से इंटरव्यू हुआ, और फिर मियाँ साहबान ने टिकट नहीं दिया, लेकिन मैंने किस्मत आजमाई की। फिर उसके बाद मुझे इस बात का जुनून हुआ कि ये जो हाथ पर लकीरें हैं, अगर मेरे हाथ पर ये थी तो मैं बार बार नाकाम क्यों हो रहा हूँ। तो फिर मैंने इसमें दिलचस्पी लेकर इनको पढ़ना शुरू किया। एक ख़ास उम्र के हिस्से में मुझे जाकर पता चला कि जो मेरे हाथ पर शोहरत की लकीर पाई जाती है उसमें इस बात को वाज़े किया गया है कि मैं जिस काम को ज़रिया रिस्क बनाऊंगा उसमें शोहरत मिलती है, मेरे हाथ पर अवामी मकबूलियत नहीं। तो आज न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक के हवाले से जो दुनिया भर में मैं जाना चाहता हूँ, वो मैं अपने प्रोफेशन के हवाले से जाना चाहता हूँ। मेरे पास अवामी मकबूलियत नहीं है। तो क्या आपको भी अपने आने वाले हालात का पहले से इल्म होता है? इस तरह से है कि अपना हकीम कोई नहीं होता, नंबर 1। और मेरे ये असूल में शामिल है, मैंने कभी अपनी किसी बीवी का, कभी अपने किसी बच्चे का, कभी उन लोगों का जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, अपने पोते पोतियों का, किसी रिश्तेदार बहन भाई का हाथ नहीं देखा। इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, खुशी की खबर लोग सुनना चाहते हैं, तो मैं
अपनों की उनके हाथ पर बुरी खबर सुनने के बाद या देखने के बाद शायद ना सो सकूं, इसलिए नहीं देखता। आपने बहुत से लोगों के हाथ देखे, कोई ऐसी शख्सियत जिसका हाथ देखने की ख्वाहिश आप रखते हो? अल्लाह करे कि मेरे हाँ कोई ऐसी ख्वाहिश पैदा हो तो मैं बाकायदगी से रिक्वेस्ट करूँगा, और आज तक मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि मैं आपका हाथ देखना चाहता हूँ। जिन लोगों पर कोई जादू टूना हुआ हो या बीमारियाँ ज़्यादा हमला आवर होती हों, उनके हाथों में क्या चीज़ मुख्तलिफ होती है? कभी किसी माहिर नफ्सियात से मिलिएगा, ख़ास तौर पर साइकेट्रिस्ट से जाकर मिलिएगा, तो आपको वो जो सिम्टम ऑफ एंग्जाइटी हैं वो सारे के सारे बताएगा जो सिम्टम ऑफ जादू टूना पीर फ़कीर बताते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो जादू टूने का ढोंग है ना, ये एक रवाजन बन चुका है। बाज़ लोग हर नाकामी को किस्मत या मुकद्दर के खाते में डाल देते हैं। बहुत अपने साथ जुल्म करते हैं। कोई भी शख्स जब पहली गलती करता है ना, उसे ख्याल ये रखना चाहिए कि मैंने गलती कहाँ की है और कहाँ हुई। उसी पर फोकस करने के बाद फिर उसकी समझ में नहीं आई तो वो दोबारा किसी अहले अकल से पूछे कि मैंने कहाँ गलती की है। जब वो ये सोचना शुरू कर देता है कि गलती किसी की वजह से तो नहीं हुई, ये वहम और एंग्जाइटी की पहली स्टेज। जब वो चारों तरफ देखता है, कोई उसे नज़र नहीं आता, तो वो फिर तीसरी उस स्टेज पे चला जाता है जिसकी आप फरमा रहे हैं कि मेरे कोई गुनाह दी शामतें नहीं, और यहाँ से उसका डिसऑर्डर शुरू होता है। और इस डिसऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए फिर उसे माहिर नफ्सियात के पास भी जाना पड़ता है, पीरों फ़कीरों के पास भी जाता है। जादू टूने ये वो पता नहीं उसको कौन कौन से ख्यालात हैं जो तंग करते हैं। क्या वक्त के साथ साथ हाथों की लकीरें बदलती भी हैं? लकीरें बदलती हैं, साइन नहीं बदलते। ये जो हमारी सोच या ज़हनी कैफियत होती, क्या इनका भी हमारी लकीरों पर कोई फ़र्क पड़ता है, असर होता है? सारे वेले बादशाह होंगे, वो सोचते बैठे रहते कि असी बादशाह बनना है, तो उन्हों की सोच के मुताबिक को काम न करते तो बादशाह बन जाते। चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण, क्या इसका भी हमारी ज़िंदगियों में कोई असर होता है? अच्छा, इसका ताल्लुक मौसमों से है। सियारगान की एक बाकायदा रोल है, रोलिंग सर्कल है। अब ये नजूमिया ने अपने खाते डाला है अपनी सदाकत को बयान करने के लिए। इन शख्सियात को कोई पामिस्ट्री के हवाले से मशवरे दें। इमरान खान, अगर वो अपने जज्बात पर कंट्रोल करे तो अच्छा लीडर बन सकते हैं। सदर आरिफ अलवी, हर बात सोच समझ कर करने की सलाहियत रखते हैं। नवाज शरीफ, बेहतरीन लीडर हैं और सियासत करना जानते हैं। जब वो जानते हैं तो मैं उनको क्या मशवरा दे सकता हूँ। शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ के बारे में मैं कुछ कहने से गुरेजा हूँ। आसिफ अली जरदारी, आसिफ अली जरदारी अपनी इनिंग्स खेल चुके। बिलावल भुट्टो, बिलावल भुट्टो जरदारी बेहतरीन सियासतदान बनने की अपने अंदर क्वालिटी रखते हैं। मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, मौलाना साहब बड़े ही काबिल एहतराम हैं। मरियम नवाज़, मरियम नवाज़ ज़बरदस्त किस्म की पॉलिटिशियन और क्राउड पुलर हैं। हमदा शहबाज, मुस्तकबिल के बड़े बासलाहियत किस्म के नौजवानों के रहबर। चौधरी परवेज़ इलाही, कमाल की शख्सियत, ज़बरदस्त आदमी और ज़ीरक सियासतदान। जहांगीर तरीन, रुपए के बुनियाद पर सियासत नहीं बिजनेस होता। शान शाहिद, शान शाहिद अपनी इनिंग्स खेल चुके। हुमायूं सईद, ज़्यादा अच्छी राय नहीं, बाकी रावी लिखता है सब चैन। मीरा, मीरा है, और मीरा को इसी तरह से इंग्लिश बोलते रहना चाहिए जिस तरह से वो बोलती हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत अच्छी यादें लेके जा रहे हैं। भट्टी साहब मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।